हम लोग ने ईडी का पोर्शन ख़त्म किया है, हमने मैथमेटिकल का पोर्शन ख़त्म किया, तो वो मेजर साथ में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ख़त्म किया, ठीक है, मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर जो भी आपको था। आज हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे एंड आई होप दैट विद इन अगर हम लोग थोड़ा सा फास्ट करें तो हम लोग 1 मंथ में इजीली कंप्लीट कर देंगे इसे क्वेश्चनर्स के साथ। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज दैट मैकेनिक्स, ठीक है। अब देखो, पहली बात तो ये मैकेनिक्स है, ठीक है। मैकेनिक्स मीन्स व्हाट, समथिंग विच इज मूविंग, मतलब क्या कि कोई भी चीज इन मोशन में हम याद उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, then it is statistical, means there will be a large number of data जहाँ पे हम लोग probabilistic या हम लोग एनालाइज करेंगे, नंबर ऑफ वेज से उसको एनालाइज करेंगे, जैसे कि आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो अपने ग्रेजुएशन टाइम में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स ऑल्सो, कि बहुत सारे वेज होंगे उसको जिसमें हम लोग परमिटेशंस लगाते हैं, कॉम्बिनेशंस लगाते हैं एंड लॉजिक लॉगरिथम से उसको फिर उसको हम लोग डिले करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक एंसेंबल को पढ़ रहे हैं, हम लोग एक क्लस्टर को पढ़ रहे हैं, हम लोग एक ऐसे सिस्टम को पढ़ रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे डेटाज होंगे हमारे पास जिसके एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो उन डेटा वो जो बहुत सारे डेटा है या जो हमारे पास एंसेंबल्स है, उन सब के मोशन को जब हम एनालाइज करेंगे तो ये टोटल क्या निकलेगा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग। तो अगर मैं इसको ऐसा समथिंग अगर ऐसा आ जाए कि आप इसको डिस्कस कर रहे हो और आपको साथ में लिखना हो, तो रनिंग तो थोड़ा सा लिख लिया करो, और फिर बाद में मैम नोट्स वगैरह आई विल हैव नॉट हैव माय सफिशिएंट टाइम टू मेक यू अरेंज व्हाटएवर मे बी। चलो, तो अगर मैं बोलूँ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अगर आपको बोला जाए तो ये बोलना कि एक ऐसी ब्रांच है, ठीक है, ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें कि हम लोग डील करते हैं दो तरह की चीज़ों को, ठीक है। दो तरह की चीज़ें क्या है, देखो एक तो आप लोग हमेशा जब भी आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ने जाते हो, कभी कभी देखो कि मैम इसमें क्यों थर्मोडायनामिक्स को इन्वॉल्व करते हैं, बेटा क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में जब भी आप पढ़ते हो क्लास 12 में या 11 में, आई थिंक 11 थर्मोडायनामिक्स। अब ये थर्मोडायनामिक्स क्या है, मतलब समथिंग विच इज इन डायनामिक फॉर्म एंड इट इज इंक्लूड द थर्मो। थर्मो मीन्स व्हाट, देयर शुड बी हीट, देयर शुड बी टेम्परेचर, इन सब के टॉक होंगे, पोटेंशियल्स के टॉक होंगे यहाँ पे। ओके, सो आई विल से कि हम लोग क्या है, और क्योंकि हम लोग इन दोनों का मिक्सचर करवा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है, ब्रांच विच deals the macroscopic world, macroscopic world बोलो या सिस्टम बोलो, ठीक है, आज में मैं सिस्टम लिख दे रही हूँ, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम विथ यूजिंग द बिहेवियर, उसके बिहेवियर को, बाय यूजिंग द बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक और बिहेवियर, ये तीन ही बस यहाँ पे कीवर्ड्स हैं। ओके, अब इन कीवर्ड्स का मतलब क्या है, देखो कि मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक समथिंग व्हिच इज इन रेंज ऑफ माइक्रोन्स, और समथिंग जो बहुत छोटे हैं, मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्जेस्ट वर्ल्ड, राइट, व्हाट वी आर सीइंग बाय आवर आईज बट वी कैन टच, or that system that can we have some proper dimensions, right, proper dimensions, dimensions तो इसके भी होते हैं but these are the biggest one, right। और दूसरा बिहेवियर, इसका मतलब कुल मिला के ये हो जाएगा कि मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का बिहेवियर को जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बोले कि ये जो मैक्रो सिस्टम है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जो कि 3 डायमेंशनल वेरिएशन करेंगे, हाँ,
तो क्या आ जाएगा, एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम कहेंगे कि अब इसमें वेरिएबल्स, देखो किसी भी सिस्टम को एनालाइज जब हम करते हैं, जब हम किसी भी सिस्टम को एनालाइज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कुछ तो वेरिएबल्स होंगे ना, कि किस बेसिस पे हम वेरिएबल एनालिसिस कर रहे हैं। तो याद रखना, जैसे कि आप लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हो, आप थर्मोडायनामिक्स में क्या डील करते हो, आप थर्मोडायनामिक्स में डील करते हो जो मैक्रोस्कोपिक आपके वेरिएबल्स रहते हैं। तो ठीक है, चलो लिखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या क्या होंगे, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ठीक है, और एक होता है केमिकल पोटेंशियल, इसको हम लोग डील करेंगे, केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड एज एन वेरिएबल्स। ओके, किसके वेरिएबल्स होंगे, ये हमारे सिस्टम के वेरिएबल्स होंगे, सिस्टम। ठीक है, और ये सिस्टम के बाहर जो सारा एनवायरनमेंट है वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग। सो वी आर डीलिंग विथ, वी आर एनालाइजिंग आवर सिस्टम which is made up of very microscopic ensembles। ठीक है, ensemble के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे और अच्छे से। तो सिर्फ इतना जानो कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो बना है वो बहुत ही माइन्यूट थिंग से बना है, वो हमारा सिस्टम है और इसके बाहर सराउंडिंग है, और हम अपने सिस्टम को इन वेरिएबल्स के द्वारा अरेंज करके स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट, इतना क्लियर हो गया आपका? एनीबॉडी हैव एनी कंफ्यूजन, टेल मी। हाँ, अब देखो, अब जब हमने वेरिएबल्स की बात की है तो हम एक चीज की बात और करेंगे। क्या क्या हम इस बात में बात करेंगे, जो ये वेरिएबल्स हैं, एक होते हैं इंटेंसिव वेरिएबल्स और एक होते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। आपने ये ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, बट वी विल सम ऑफ द टाइम ग्रेजुएशन के जो कॉलेज वगैरह है वहाँ पे ग्रेजुएशन जहाँ पे यूटी सिस्टम लागू नहीं होता है, ठीक है, जहाँ पे यूटी सिस्टम, यूटी इन द सेंस व्हाट, कि जो हम लोग कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं ना यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन एंट्रेंस के लिए, वो जहाँ पे लागू नहीं होता है, उन कॉलेजेस में कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये पूछ लिया जाता है। एनी हाउ, बट फॉर एमएससी एंड गेट ये सिर्फ जानकारी लेके रखो, आप लोग से कभी भी नहीं पूछा जाएगा। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अब वेरिएबल्स जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक होता है इंटेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव। So if I am saying about variables in our statistical mechanics, I will say extensive variables and another one is intensive variables। ठीक है, अब एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या होंगे, वो वेरिएबल्स जो कि मास के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब उस सिस्टम की क्या मास है या जो बॉडी से जो जिससे हम डील कर रहे हैं, जिसके बारे में जिसके बिहेवियर को हम रीड करना चाह रहे हैं, उसका मास कितना है और हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उसके मास के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो एक्सटेंसिव को हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट अपॉन मास, डिपेंड ऑन मास। ठीक है, और इंडिपेंडेंट ऑन मास, इंडिपेंडेंट ऑन मास। क्लियर है इतना? चलो, जब इतना क्लियर है तो अब कौन कौन से वेरिएबल्स आते हैं बताओ, जो मास के ऊपर डिपेंड करेंगे। एक हो जाएगी एनर्जी, ठीक है, एक हो जाएगा नंबर, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें है। तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं भाई कि ये कौन कौन से प्रॉपर्टीज हो गए, एनर्जी हो गई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, फिर आपकी एंट्रोपी आ गई, फिर आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें बेटा हमारी क्या होती है, मास पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करूं जो कि हमारे मास के इंडिपेंडेंट होती है, तो आप देख सकते हो डेंसिटी, इट इज इंडिपेंडेंट, योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, ये एक तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये हमारे एडिटिव नेचर की होती है। मतलब आप लोगों ने ऑलवेज पढ़ा होगा कि अगर A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ठीक है, ये एडिटिव नेचर का होता है। बट
बट ये जो इंटेंसिव वाली है ये एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला के साथ आती है। जैसे कि आप अगर आप डील कर रहे हो, सोचो कि आप किसी भी क्वांटिटी को फाइंड आउट कर रहे हो किसी मटेरियल का। फॉर एग्जांपल let us I am calculating C for a specific material. So हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे अल्फा प्लस रो जी बीटा है। इट इज एन एग्जांपल, ओके, इट इज एन एग्जांपल। तो ये किस पे डिपेंड किया, देखो ये स्पेसिफिक फॉर्मूला से है। यहाँ पे हमने क्या बताया, ये जो प्रॉपर्टी है ये स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक फॉर्मूला या रिलेशन, फॉर्मूला और रिलेशंस पे डिपेंड करती हैं, रिलेशनशिप पे डिपेंड करती हैं। ओके, जबकि जबकि ये जो होती है, ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये एडिटिव इन नेचर होती है, एडिटिव इन नेचर। क्लियर है? तो ये क्या हो गई, ये हो गई तुम्हारी स्पेसिफिक फॉर्मूला पर डिपेंडेंट हो गई और ये एडिटिव नेचर पे हो गया। इसके एग्जांपल्स हमने देख लिए, ये कैसे होगा। अब अगर जैसे कि मैंने तुम्हें ए का बता दिया कि ए जो होता है किस पे डिपेंड करता है, A1 A2 A3 ऐसे करते करते वो जा सकता है। अगर एनर्जी का ही ले लो, जब हम लोग एनसेम्बल थ्योरी पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि कैसे एनर्जी जो है E1 E2 E3 ऐसे करते 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 एड अप हो जाती है। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन, देन आस्क मी राइट नाउ। ठीक है, ओके। अब चलो, अब हम लोग सिस्टम एनालिसिस करेंगे। तो वेरिएबल्स का हो गया थोड़ा, अब हम लोग सिस्टम एनालिसिस करते हैं क्योंकि सिस्टम हमारे पास क्या क्या सिस्टम्स है, हमारे पास माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, हमारे पास मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। तो सबसे पहले हम लोग डील किस सिस्टम को करेंगे क्योंकि जिसके क्वेश्चंस आते हैं। देखो आप किसी भी एमएससी एंट्रेंस में जाओगे या सिंस आवर इंस्टीट्यूट आल्सो डीलिंग विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ आरपीएससी आल्सो, राइट, या केवीएस के जो पीजीटी कोर्स होते हैं, राइट, इट इज द पीजीटी वन। जब आप पीजीटी का एग्जाम, टीचिंग एग्जाम दोगे तो ये कुछ ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें अगर आपको कहीं पे लिखा नहीं रहता है, राइट, ये लिखा नहीं रहता कि आपको बार बार बताया नहीं जाएगा। कभी आपको इंट्रोडक्शन क्लास दे दी जाती है तो आपको उसी वक्त डील करवाया जाता है, उसके बाद आपको नहीं बताया जाता ऐसा कुछ। सो यू नो आई ऑलवेज सजेस्ट एवरीबॉडी कि पढ़ो, इतना ही पढ़ो कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। याद तो देखो वो करना ही पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें इंसान को याद करनी पड़ती है। ऐसा कोई भी नहीं होता कि साइंस में कभी कुछ याद नहीं करना पड़ा, करना पड़ता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम किसी चीज़ को बैठ के सोचें, राइट। तो याद तो करना पड़ता है, बट जब कोई चीज़ बैठ के ज़बरदस्ती याद करो और किसी को प्रैक्टिस करते करते याद करो तो थिंग्स बोथ डिफरेंट। तो साइंस में ऐसा क्या होता है या फिजिक्स में ऐसा क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस करते करते ही याद हो जाता है और प्रैक्टिस कभी छूटनी नहीं चाहिए। ओके, सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। नाउ इफ आई एम डीलिंग विद द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है, या माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड बोल दो। तो अब देखो जब ये आ जाएंगे तो इस माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स भी होंगे, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स भी होंगे। अब जब इसमें माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होंगे तो कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे, देखो आप लोगों ने जब आप इलेक्ट्रॉन, हम लोग सॉलिड स्टेट का जब रिवीजन कर रहे थे तब मैंने आप लोगों को एक डिराइव करवाया था मोमेंटम और स्पेस कोऑर्डिनेट से, राइट, जो डेंसिटी पीक और होल्स की जो डेंसिटी करवाई थी उसमें कैसे हम लोग सिस्टम्स को लेते हैं माइक्रोस्कोपिक 3 डायमेंशन में। तो आपने देखा होगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर इसके वेरिएबल्स देखेंगे तो हमारे पास दो मुख्य वेरिएबल्स होते हैं या दो वेरिएबल्स होते हैं जरूर, मोमेंटम और क्या होगा, पोजीशन। ठीक है, मोमेंटम एंड पोजीशंस आर द माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिनाइड कर सकते हैं, हम इन सबको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं XI और PI, राइट, XI एंड PI। अब ये किस चीज को डिफाइन करेंगे, ये एक फेज स्पेस को डिफाइन करेंगे। ये किसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन अ फेज स्पेस। क्लियर है इतना, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? कुछ नहीं है, ये रफ डायग्राम है, 4 पन्ने भी नहीं भरते हैं आपको, लेकिन ये याद आपको बहुत जल्दी हो रहा है। रे डायग्राम इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड हियर,
ओके, उसके लिए पूरा सेंटेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है. सो इफ आई एम डीलिंग विद द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, तो उसमें वेरिएबल्स होंगे. अगर उसमें वेरिएबल्स हैं तो कौन कौन से माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होंगे? एक मोमेंटम वेरिएबल होगा, एक उसका पोजीशन वेरिएबल. कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? चलो एक्स आई और पी आई, क्योंकि हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को डील कर रहे हैं. और ये किसको डील करेगा? ये एक फेज स्पेस को बताएगा. किसको बताएगा? एक फेज स्पेस को बताएगा. फेज स्पेस यानी जिस पूरे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को हम डिफाइन कर रहे हैं. ये क्या है हमारा? मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जिसके भीतर बहुत सारे माइक्रो स्टेट्स हैं, उस माइक्रो स्टेट्स के माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, उसको हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. और वो हमारा एंटायर फेज स्पेस बनाएगा. ठीक है, एंटायर फेज स्पेस बनाएगा. अब चलो, अब थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आते हैं. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या कह रहा है? कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कह रहा है कि भाई मेरे पास तो माइक्रो वर्ल्ड है, माइक्रो स्टेट्स है, और मेरे पास मैक्रो स्टेट्स है. ठीक है, माइक्रो स्टेट्स है एंड मैक्रो स्टेट्स है. और मेरे को पता है कि हम इन दोनों को कैसे खेल सकते हैं. अब मैंने आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पहले ही बताया था कि हम प्रोबेबिलिटी को डील करते हैं. प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी को डील करते हैं. सबसे अच्छा एग्जांपल हम प्रोबेबिलिटी का क्या लेते हैं? हम प्रोबेबिलिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं हेड एंड टेल वाला. हेड एंड टेल, ठीक है, ओके. तो अगर मैं कभी एक सिक्का उछालूं, ठीक है, सो व्हेनेवर आई टॉस अ वन कॉइन, आई हैव टू फेसेस, राइट? वन इज हेड एंड वन इज टेल. सो जो नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे वो क्या होंगे? सैंपल्स क्या हो जाएंगे भाई? एक होगा हेड, एक होगा टेल. मीन्स वी हैव टू नंबर. ठीक है, टू टोटल नंबर सैंपल्स आर टू. तो अब ये जो सैंपल हुआ, सोचो एक की प्रोबेबिलिटी है क्यू आई और एक की प्रोबेबिलिटी है पी आई, राइट? एक की प्रोबेबिलिटी है क्यू आई और एक की प्रोबेबिलिटी है क्यू आई. नाउ आई एम सेइंग कि जब हम एक बार इसको उछालेंगे तब तो मेरी एक एक की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो एक की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2 और दूसरे की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2. ठीक है, क्योंकि एक ही बार उछाला, दो ही पार्ट है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 है, तो डिनोमिनेटर में आएगा वो न्यूमरेटर. ये बहुत ही इजी था. अगर यही सोचो मैंने 2 कॉइन्स उछाले, ठीक है, अगर मैं यही 2 कॉइन्स उछाल दे तो मेरे पास क्या होता? तो हमारे पास 2 हो जाती सैंपल स्पेस. अगर मैं 3 करती तो 2 हो जाता. क्या हो जाता? अगर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड. ठीक है, अगर मैं 3 कॉइन्स को टॉस करती तो मेरी हालत ऐसी होती. ठीक है, अब ये क्या है? ये क्या है बताओ? ये है हमारे सैंपल स्पेस. ये क्या है हमारे? ये हमारे सैंपल स्पेस है. ये हमारे माइक्रो स्टेट्स हैं. 2 क्या बताएगा? 8 बताएगा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, जिसे हम अपना सैंपल स्पेस बोल रहे थे. एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में वो क्या है? नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है. ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है. लेकिन इसी को जब हम मैक्रो में कन्वर्ट करते हैं तो हम ये सिंपल सा नहीं लगाते, बिकॉज हमारे पास अनलिमिटेड वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, तब हम कौन सा लगाते हैं? तब हम लगाते हैं इन वेरिएबल्स को डील करना, इस क्वेश्चंस को डील करने के लिए क्या लगाते हैं? बाइनोमियल. क्या होता है भाई? p प्लस क्यू टू द पावर n. यही तो करते हैं हम. n बड़ा लिखो, छोटा लिखो, कैसा भी लिखो. ओके, क्लियर है? इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट? टेल मी. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी बता दो. अभी बता दो. तो सोचो अगर मेरे को ऐसे डील करना होता तो हम क्या कहते थे? एक बार उछाला है तो p प्लस क्यू टू द पावर 1. 2 बार उछाला है p प्लस क्यू टू द पावर 2. 3 बार उछाला है p प्लस क्यू टू द पावर 3. ऐसे अनंत करते हुए p प्लस क्यू टू द पावर, अगर मैंने n टाइम्स उछाल दिया तो. अब इसको सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा, तो वो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स निकलेगा. नंबर ऑफ माइक्रो. क्लियर है कि नहीं है बताओ? Is this clear to you all or not? Right, tell me right now. ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये क्या होगा? नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स हो जाएगा. क्लियर है? ओके, क्लियर है? अगर सोचो मैंने एक डाइस थ्रो किया, ठीक है, एक डाइस थ्रो किया और इस डाइस को मैंने बोला कि मेरे पास 1 से 6 तक के नंबर आएंगे. ठीक है, तो सॉरी,
अगर मैंने डाइस थ्रो किया तो 1 to 6, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या आ जाएंगे, जितने बार थ्रो किया वो 5n+1 हो जाएगा, राइट। ओके, इज दिस क्लियर टू यू? अब हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे करते हैं, निकालते हैं, क्योंकि देखो हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे पढ़ेंगे, हम लोग फेज स्पेस ऐसा पढ़ेंगे कि हमें डील करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, उसके बाद ही हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट राइट नाउ आस्क मी राइट नाउ। अगर मैं ये कहूँ, अब टोटली फाइनलाइज डिस्क्रिप्शन अगर दूँ कि माइक्रोस्टेट्स एंड मैक्रोस्टेट्स, ठीक है। तो मैक्रोस्टेट्स सोचो कि सबसे अच्छा एग्जांपल सोचो, मेरे पास दो ही आउटकम्स हैं, वी हैव ओनली टू आउटकम्स, ठीक है। तो अगर मैं माइक्रोस्टेट की बात करूँ, तो अगर मैं डाइस का एग्जांपल लूँ या हेड एंड टेल का एग्जांपल लूँ, कुछ भी, तो जब एक डाइस एग्जांपल थ्रो करोगे तो हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 यही नंबर्स आएंगे। अगर मैं इसको 1 टाइम करूँ तो मेरे पास 6 to the power 1 आएगा, 2 टाइम्स करूँ तो 6 to the power 2 आएगा, 3 टाइम्स करूँ तो 6 to the power 3 है। ऐसे करते करते जितने टाइम्स करूँगी 6 to the power n टाइम्स आएगा कि नहीं। अगर इसी को मैं माइक्रोस्टेट्स में ले जाऊँ तो मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी अगर मैंने एक टाइम थ्रो किया, ठीक है, 1 टाइम थ्रो किया, तो मेरे पास क्या आएगा, या तो मेरे पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम तक। ये क्या है, हमारी रेंज है मिनिमम टू मैक्सिमम। और इसको रेंज को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, p+q/1, राइट। अगर 2 टाइम्स करूं तो क्या हो जाएगा, p+q/2, तो इसको जब खोलेंगे तो p² + q² + 2pq, तो इसका मतलब क्या है, n+1 टाइम्स आया ना, देखो 1 2 3 तीन स्टेट्स बने। इसी तरह 3 टाइम्स करूंगी तो जब मैं n टाइम्स कर लूंगी तो मेरे पास कितने स्टेट्स बनेंगे, मेरे पास बनेंगे n+1 स्टेट्स बनेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये माइक्रोस्टेट्स जो होता है, ये क्या कहता है, ये हमारे मैक्रोस्टेट्स और माइक्रोस्टेट्स दो अलग चीजें होती है। मतलब एक तो बोलता है कि वो भीतर का मटेरियल किससे कैसे बना हुआ है, और एक बोलता क्या है कि हमारे जो माइक्रोस्टेट्स है वो कैसे बने हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर मैक्रोस्टेट्स को बोलना चाहूँ तो ये किसकी स्पेसिफिकेशन देता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। लेकिन अगर मैं माइक्रोस्टेट्स की बात करूं तो बोलेगा कि अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम, तो क्या हुआ कि माइक्रोस्टेट बोल रहा है कि हम सिस्टम को कैसे अरेंज कर रहे हैं, और मैक्रोस्टेट बोल रहा है कि हमारा सिस्टम कैसा है। Is this clear to you all or not? Tell me. इतना क्लियर हो गया? अब आ जाओ फेस स्पेस की बात करते हैं। अब हम लोग फेस स्पेस की बात करेंगे। फेस स्पेस क्या है? अगर देखो मैंने आपको अभी बोला था कि हमारे पास जब फेस स्पेस को डील कर रहे हैं या सराउंडिंग्स को डील कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा सिस्टम जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं, तो वो हमारा फेस स्पेस हुआ। और इसमें दो वेरिएबल्स होंगे, कौन कौन से, मोमेंटम और पोजिशन वेरिएबल। कैसे हम इस मोमेंटम और पोजिशन वेरिएबल को डील करेंगे वो देखते हैं, राइट। सी, अगर हम फेस स्पेस को देखें तो ठीक है, एक हो जाएगा आपका एक्स, सोच लो इधर है, इधर सोच लो पी है, ये ठीक है, ये कोई हमारा फेस स्पेस, ये हमारा कोऑर्डिनेट में डिस्ट्रीब्यूटेड फेस स्पेस है। अगर इसको हम माइन्यूटली डिवाइड करें तो एक हिस्सा ये आया, हमें सारे के सारे क्या स्क्वायर्स मिलेंगे, तो उस एक हिस्सा का एरिया क्या आएगा ना। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट? टेल मी। ये आया, तो हम क्या कर रहे हैं, फेस स्पेस को, इस फेस स्पेस को मोमेंटम
एंड पोजीशन स्पेस में डिवाइड करना, ठीक है, पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस में डिवाइड करना। अब हम अगर 3 डायमेंशन में डील कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 या xn, और अगर ये तुम्हारा पोजीशन है, अगर हम मोमेंटम में डील करेंगे तो क्या आ जाएगा, p1 p2 p3 या इम्प्लाइज दैट pi। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? तो वॉल्यूम क्या हुई, तो एरिया निकला, वॉल्यूम क्या निकलेगा, वॉल्यूम क्या निकलेगा, क्यूब आ जाती है, तो एरिया इनटू वन मोर स्पेस पे स्पेस, तो ऐसे इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, तब जाके हमारे पास क्यूब आ जाएगी, और वो क्या आ जाएगी, देखो ऐसे। क्लियर? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? तो ये हमारा क्या निकला, वॉल्यूम निकला। किसका वॉल्यूम निकला, फेज स्पेस का वॉल्यूम निकला। अब जब हम इस चीज को डील कर रहे हैं, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारे पास वेरिएबल्स होंगे और हम इस वेरिएबल्स को डील करेंगे। तो आपने देखा होगा कि मैम हर वक्त हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये एच कहाँ से आगे टपक जाता है, तो ये एच यहीं से आगे टपकता है कि कैसे, एच इज, ठीक है, ये एक एच हुआ, ये एक एच हुआ, ये एक एच हुआ, ये तीनों एच है, तब जाके एच क्यूब बनता है, क्योंकि वॉल्यूम, ये वॉल्यूम एलिमेंट है। क्लियर है? ये आप लोग बहुत दिनों से डील कर रहे हो, बट राइट नाउ यू, आई थिंक यू विल गेट द इंटायर लोकेशन कि हम लोग का ये एच क्यूब क्या होता है और ये आता कहाँ से है, ये फेज स्पेस में ही क्यों टपकता है, व्हाई दिस इज कॉमन इलेक्ट्रॉनिक डेरिवेशंस व्हेन वी आर डीलिंग विद द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट? टेल मी, क्लियर है ना? हाँ, अच्छा। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि अगर सोचो मैं किसी एक पार्टिकल को डील कर, अगर मैं किसी एक पार्टिकल को डील कर रही हूँ, सो व्हाट, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, सोच लो कि हमारे पास f डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है, ठीक है। अगर हमारे पास h डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है तो आप लोग देखते होंगे कि हम h टू द पावर f बोलेंगे, ठीक है। अगर हम इसको रब करते हैं, we have f डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा एलिमेंट, वो हो जाएगा h टू द पावर f। क्लियर है इतना? वॉल्यूम क्या हो जाएगा, h टू द पावर f। अगर हमारे पास डायमेंशंस 2f है, ठीक है, अगर हमारे पास डायमेंशंस 2 है तो ये डायमेंशन है बेटा, ठीक है। अगर डायमेंशन, इफ डायमेंशन, सोच लो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम इसकी पावर हो जाएगी। और ये डायमेंशन किसका है, ये डायमेंशन, इफ द डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस, डोंट कंफ्यूज, फेज स्पेस का अगर डायमेंशन हमारे पास 2f है तो हमारा ये कंफ्यूजन क्या आ जाएगा, विल गेट 2f, तो उसी तरह हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्लियर है? तो अगर मैं ये बोलूं कि r, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर अगर r है तो ये क्या होगा, x1 x2 x3 से बना होगा, x1 x2 x3 से बना होगा। उसी तरह अगर ये मोमेंटम p है तो वो p1 p2 p3 से बना होगा, ठीक है। अगर मैं डील कर रही हूँ एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड की, ठीक है, अगर मैं डील कर रही हूँ एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड की, जहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो सोचो यहाँ पर क्या होगा, डायमेंशंस हमारे पास 3 है, डायमेंशंस हमारे पास 3 है, और हमारे पास पार्टिकल कितने हैं, n है। सो हाउ कैन आई विल डील, आई विल डील इट एज अ 3n, I will deal it as a 3n, where n is the number of particles.
n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है? n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और हम लोग इसको ऐसे डील करते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे हो जाएंगे? 3n 3n 3n। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे हो जाएंगे? 6। क्लियर है और नो? टेल मी। क्लियर है? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे हो जाएंगे? सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, डायमेंशंस ऑफ स्पेस कैसे हो जाएंगे? एक का तुम्हें 3n मिलेगा, एक का तुम्हें 3n मिलेगा, फिर p का भी 3n मिलेगा, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे? 6n हो जाएंगे। और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। आई विल शिफ्ट डायमेंशंस ऑफ योर स्पेस। क्लियर है इतना? डायमेंशंस ऑफ योर फेस स्पेस। ठीक है, तो हम लोग ने एक बार रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने रिवीजन में क्या देखा कि अगर हम माइक्रोस्टेट्स और मैक्रोस्टेट्स में देख रहे थे, पहले तो सबसे पहले तो हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है, देन वी आर डीलिंग विद द मैक्रोस्टेट्स एंड माइक्रोस्टेट्स, देन वी हैव डील विद द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो कि मास पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो मास पे इंडिपेंडेंट रहते हैं। एग्जांपल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का हम लोगों ने देखा था, एनर्जी हो गई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हो गए, इसमें देखा था डेंसिटी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। फिर हम लोग वेरिएबल्स पर जब आए तो हम लोग ने देखा कि एक माइक्रो स्टेट्स को हम लोग उसके मोमेंटम स्पेस और पोजीशन कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग ने फेज स्पेस देखा, फेज स्पेस ओवरऑल जिसमें हम लोग डील करते हैं। माइक्रो स्टेट्स का कहता है कि वो उसमें जो पार्टिकल्स एनसेम्बल्ड हैं, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो माइक्रो स्टेट बन रहा है, कैसे उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। जबकि मैक्रो स्टेट बोलता है कि हमारा जो सिस्टम ओवरऑल है वो कैसे है। फिर हम लोग ने फेज स्पेस देखा। हम लोग ने बोला कि अगर फेज स्पेस को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि सोचोगे उसमें अगर 3 कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड और उसमें मोमेंटम भी वैसे होंगे पी एक्स पी वाई पी जेड, तो हमारे पास कैसे हम वॉल्यूम निकालते हैं, ये एच आता है, एच क्यूब जो है वो हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है। ठीक है, फिर हम लोग ने यहाँ पे बोला कि अगर सोचो हमारे पास डायमेंशन 2f हो जाए, अच्छा अगर हमारे पास डायमेंशन f है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, h टू द पावर f हो जाएगा, या टोटल हम बोलेंगे डायमेंशन इतनी हो जाएगी। अब डायमेंशंस ऑफ द फेज स्पेस है और वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस है, फिर हम लोग फेज डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द फेज।